नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमन एबली और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो के साथ। और मैं आज जिस शख्सियत से मिलवाने आया हूं आप सभी को, जिसका मैं इंटरव्यू लेने वाला हूं, वो एक बहुत ही अच्छे और बहुत कामयाब युवा नेता रहे हैं। एक प्रदेश स्तरीय पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। और सच पूछे तो उत्तर हरियाणा में इन जैसा कोई युवा नेता हो ही नहीं सका, मैं ये मानता हूँ। और साथियों, ये एक अपने आप में प्रशिक्षण केंद्र है। ये अलग अलग युवा नेताओं को, अपने साथियों को अपने पास रखकर राजनीति की सूझबूझ सिखाते हैं, उनकी स्किल डेवलप्स करते हैं। और ऐसे कई नेता हैं जो इनसे सीख लेकर के, इनसे प्रेरणा लेकर के, इनके मार्गदर्शन पर चलकर आज बहुत ऊंचे ऊंचे पद पर बैठे हैं। तो मैं आपको मिलवाने वाला हूँ श्री प्रदीप कतलगढ़िया जी से। नमस्कार भाई साहब। राम राम सभी साथियों को राम राम नमस्कार। तो प्रदीप जी, कैसे हो आप? बहुत अच्छे अमन जी, आप बताइए आप कैसे हो? ठीक है जी। मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा, जैसा कि मैंने बता भी दिया कि आप एक बहुत जुझारू नेता रहे, एक अच्छा चेहरा रहे आप। प्रदीप का कभी नाम था, आज भी है। कहाँ से ये शुरुआत होती है कि आपका फैमिली बैकग्राउंड ही राजनीतिक था या फिर आपने खुद शुरू की थी? पहले तो आपका धन्यवाद, आपने बड़ा चढ़ाकर बातें कह दी। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे परिवार से सामाजिक तौर पर तो मेरा परिवार हमारे कई पीढ़ियों से लगातार समाज में सेवा करता रहा। चाहे वो समाज की, जैसे कि मैं रोड बिरादरी से हूँ, रोड बिरादरी की कोई भी मूवमेंट हो, चाहे रोड धर्मशाला बनाने की 56 के अबाउट की बात हो, या उसके बाद कुंडरी से फर्स्ट टाइम आज़ाद चुनाव लड़वाने की चौधरी ईश्वर सिंह जी को बात हो, तो उसमें मेजॉरिटी डिसीजन मेकिंग में हमारे जिला कैथल से हमारे बड़े बाबा जी चौधरी साधु राम जी बहुत एक्टिव रहते थे। और ये चीज़ मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप जैसे साथ में हमारे परिवार से लोग गए हुए हैं, कलतगड़िया गए हुए हैं, या पाई में जो रोड रहते हैं, या भाणा में जो रोड रहते हैं, हमारे कुल पुरोहित भाणा के हैं, मतलब जो हमारे राजौंद के आसपास का या पुंडरी क्षेत्र का है, ये चीज़ें आपको उनसे पता लग जाएंगी। रही राजनीति की बात, राजनीति में मेरे परिवार में किसी ने कभी भी कोई पंची तक का चुनाव नहीं लड़ा, ना ही डायरेक्टली किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व रहे। राजनीति मैंने ही शुरू की थी 2008 में। हमने चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी, जो एक युवा प्रेरणा देने वाले चेहरे थे हरियाणा प्रदेश के, 2007 के दिसंबर में, एंड ऑफ 2007 उन्होंने पार्टी बनाई और हज का, तो उसकी एक स्टूडेंट विंग बनी जेएसओ। तो उस जेएसओ में हम ऑलमोस्ट शुरुआत की ही 2008 से जुड़ गए थे, और हमने बहुत ही बिल्कुल ग्रास रूट से राजनीति शुरू की। हमने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कॉलेज में तब मैं पढ़ता था, मेरा बीएससी मेडिकल में एडमिशन था 2006 से 2009 के बैच में, तो मेरा सेकेंड ईयर चल रहा था तब हमने जेएसओ शुरू की। यूनिवर्सिटी कॉलेज का मैं प्रेसिडेंट रहा जेएसओ का। उसके बाद मैं वर्किंग कमेटी प्रेसिडेंट रहा 3-4 डिस्ट्रिक्ट का नॉर्थ हरियाणा, जब 2009 के चुनाव आए हज के। तो 2011 में मैं जेएसओ का स्टेट का अध्यक्ष बना। कुलदीप जी ने एक नॉन पॉलिटिकल फैमिली बैकग्राउंड से मेरे को स्टेट का अध्यक्ष बनाया। वो मेरे लिए बहुत बड़ी, मैं आज भी समझता हूँ कि मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है जब कुलदीप जी ने ट्रैक्टर यात्रा शुरू की तो पूरे हरियाणा में मैं उनके साथ घूमा। तो मैंने पूरे हरियाणा में देखा कि कैसे कुलदीप जी के पीछे युवाओं में क्रेज़ है, स्टूडेंट्स में क्रेज़ है, लेकिन उसको लीडरशिप देने के लिए कहीं भी कोई ना कोई आगे स्टेप नहीं ले पा रहा था। तो कुलदीप जी भी मुझ पर शायद विश्वास नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि आज मेरी रीजनल पार्टी है, अध्यक्ष बन गया, जहाँ इनके पीछे कोई ऐसा सपोर्ट नहीं है कि कल को अगर ये पार्टी छोड़ भी गया तो कौन जिम्मेवार होगा। तो इसके लिए मेरे को बहुत संघर्ष करना पड़ा। ऑलमोस्ट मेरे को 2010 में स्टेट अध्यक्ष बनना था, लेकिन लगभग 1 साल मैंने सिर्फ इसी चीज़ के लिए संघर्ष किया कि उनका विश्वास मेरे पे बना। और 31 मई 2011 को मैं स्टेट का अध्यक्ष अनाउंस हुआ। तो प्रदीप जी, जैसा कि आपने बताया कि आपका परिवार सामाजिक तौर पर भी, शुरुआत आपकी सामाजिक तौर पे ही होती जी है। जी जी। और आपके परिवार को सामाजिक रूप से ज़्यादा जाना जाता है, आप भी काफ़ी इन्वॉल्व रहते हैं। तो जब आप राजनीति में थे, आप एक बड़े पद पर पहुंच चुके थे, उस वक्त क्या आपके मन में तब भी यही अभिलाषा थी कि भाई समाज का साथ देना चाहिए, कि उस वक्त मन बदल गया था? एक्चुअली आपको मैं बताऊं तो लोगों उन्हें जेएसओ को एक ना
नाम दे दिया कि जैसो कोई पॉलिटिकल पार्टी की स्टूडेंट रिंग नहीं है, ये रोड कम्युनिटी की स्टूडेंट रिंग है। ऐसा होता ही है, आप जिस भी समाज से संबंध रखते हैं, आपका सबसे रिश्तेदारियों की वजह से लगाओ, या जैसे डोमिनेंट रोड डोमिनेंट एरिया भी है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है, आसपास के डिस्ट्रिक्ट चाहे करनाल डिस्ट्रिक्ट है, कैथल डिस्ट्रिक्ट है, पानीपत है, आसपास बिल्कुल कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के गांव लगने वाले जालपुर, आलमपुर, मिर्ज़ापुर, तो और जो बड़े गांव है, मथाना है, अमीन है, इन अभिमन्यु पर जो अभियोग है, तो इन लोगों ने हमारा बड़ा ज़बरदस्त साथ दिया। एक्चुअल क्या है, रोड कम्युनिटी की एक बहुत ही, मैं कहूँगा, अच्छी क्वालिटी है कि वो राज के पूत नहीं है, वो राज के साथ चलने वाले लोग नहीं हैं, संघर्ष करने वाले लोग हैं। 2009 में जब चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी को 6 MLA छोड़कर चले गए, तो लोग ये समझते थे कि कुलदीप जी भविष्य की राजनीति में कुछ कर नहीं पाएंगे। तो उस समय मेरे साथ हज़ारों की संख्या में, मतलब मैं उसको 100, 10, 5 नाम नहीं गिना सकता, आज भी 1000 नाम गिना सकता हूँ, जिन रोड कम्युनिटी के नए लड़के जो 20-20 साल के थे नहीं, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। उन्होंने कभी मेरा पैसा खर्च नहीं होने दिया, उन्होंने मुझे कभी किसी भी चीज़ में डाउन नहीं होने दिया। जहाँ 10 आदमी इकट्ठे, मतलब जो एक भाईचारा बोलते हैं वो हाँ बिल्कुल भाईचारा। बिल्कुल, जहाँ 10 आदमी इकट्ठे करने की बात थी, उन्होंने वहाँ 100 आदमी इकट्ठे किए। बहुत बड़े बड़े परिवार के लोग थे वो, जिनके बाप सरपंच रहे, दादा सरपंच रहे, ऐसे परिवार के लोग थे। बहुत साथ दिया लोगों ने, और शायद मैं उन लोगों को कभी एहसान उतार भी ना पाऊँ। तो प्रदीप जी, बिना मोटिवेशन के कोई चीज़ नहीं चल पाती। कहीं ना कहीं से आप प्रदेश अध्यक्ष रहे, कुलदीप जी के साथ आपकी आज अच्छी आत्मीयता है। कभी आपने खुद कहा कि विश्वास बनाने में मुझे वक्त लगा। बिल्कुल। तो ये मोटिवेशंस आपको कहाँ से मिल पाई कि उत्तर हरियाणा के ऐसा बड़ा चेहरा युवा नेता के रूप में आप बने? उसकी मोटिवेशन, उसकी प्रेरणा, उसका मार्गदर्शन आपको कहाँ से मिला? आप तो कईयों के लिए मार्गदर्शक हो, आपको कहाँ से मिला? एक्चुअल आप तो खैर काफ़ी बड़ा सम्मान दे रहे हो मुझे, आपका बहुत धन्यवाद। नहीं, ये हम देख के देख जो हम देखते हैं। मोटिवेशन क्या होता है, आप कोई भी कर्म करना शुरू कर देंगे, जैसे आप अब मीडिया में काम कर रहे हैं, परमात्मा आपको एनर्जी ना, जैसे आप कर्म करोगे वैसी एनर्जी खुद पे खुद देते हैं। हमने कभी नहीं सोचा था कि मैं प्रदेश का अध्यक्ष बनूँगा, कभी नहीं सोचा था कि, एक्चुअल मेरे को ये भी नहीं सोचा था कि मैं यूनिवर्सिटी कॉलेज का भी अध्यक्ष बनूँगा। तो जब हमने JSO शुरू की, उसका मोटिव ही कुछ और था। हमारा कोई राजनीति करना मोटिव नहीं था, या विशेष तौर पर एक पर्टिकुलर पार्टी मोटिव नहीं था। यहाँ पे थोड़ा सा था, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में था लोकल इश्यूज़, उन इश्यूज़ को डिफेंड करने के लिए, अपने लोकल लोगों की आवाज़ रखने के लिए हमारे लोग बहुत उस समय कमज़ोर थी। इवन मैं तो BSc मेडिकल में था, मेरे 2 घंटे का तो प्रैक्टिकल होता था, क्लासेस में अटेंडेंस का बड़ा इशू था। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए उन्होंने काफ़ी ओवरकम करके और अपने लोकल आदमियों की आवाज़ उठाने के लिए ये पॉलिटिकल JSO ज्वाइन की। फिर उसमें काम करते गए हमें कुलदीप जी के साथ काम करना बहुत अच्छा लगा। कुलदीप जी का भी उस समय एक मोटो था, मैं फर्स्ट टाइम एवर मिला कुलदीप जी से, हमारे एक यहाँ लोकल नेताजी होते थे, वो कहते थे कुलदीप जी मिलते नहीं हैं। अच्छा जी। कहते वो फ़ोन नहीं उठाते हैं। अच्छा जी। तो हमारी एक, आप कह सकते हो, शर्त जैसी बात होगी। और कुलदीप जी उस समय गोल्फ लिंक रहते थे दिल्ली, तो हम गोल्फ लिंक कुलदीप जी की कोठी चले गए। कुलदीप जी ने अपने हाथ से मतलब नंबर लिख के दिया, हमने बोला जी आप साइन करके दो, लोग मानेंगे नहीं। तो उस समय कुलदीप जी का 57 नंबर होता था, और गोल्फ लिंक कोठी को मैंने खुद नीचे साइन, मेरे पास वो कागज आज भी पड़ा है। अच्छी बात है। तो उसके बाद कुलदीप जी ने हमें हर जगह बैकअप किया। एक्चुअली जब लोग कुलदीप जी के बारे में र्यूमर फैलाते हैं, र्यूमर भी यही 150 लोग फैलाते हैं जो आसपास होते हैं, लोग र्यूमर फैलाते थे कुलदीप जी फ़ोन नहीं उठाते हैं, कुलदीप जी मिलते नहीं हैं। मैं अगर 10 बार मिलने गया, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं 9 बार मिल गया हूँ, 10 के 10 बार कुलदीप जी से मिल गया हूँ। मेरे जीवन में बहुत उतार चढ़ाव 2014 के बाद ज़्यादा है। हर विपदा के समय, हर ज़रूरत के समय, हर अच्छे समय में जब भी मैंने फ़ोन किया, अननेसेसरी मैंने कॉलिंग नहीं की, ज़रूरत में जब फ़ोन किया कुलदीप जी का, या तो कॉल पिक किया या कॉल बैक आ गया। तो कुलदीप जी का इतना, फर्स्ट टाइम जब हमें दिल्ली मिले, मैं जो बता रहा था आपको, उसमें उन्होंने विशेष तौर पर ये बात कही कि मैं नॉन पॉलिटिकल फैमिलीज़ के जो लोग हैं ना, जो पहले एस्टेब्लिश्ड नहीं है, मैं उनको आगे बढ़ाना चाहता हूँ। आप कहीं इंटरव्यू देने जाओगे जॉब का, तो आपसे पूछते हैं कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। जब कोई जॉब ही नहीं देगा तो एक्सपीरियंस कहाँ से होगा। तो उन्होंने लोगों को अपॉर्चुनिटी दी कि आप पॉलिटिक्स में आएँ, अपना एक्सपीरियंस बनाएं, और यहाँ पे एक अपना, मतलब मैं एक बात कह सकता हूँ कि मेरे को राजनीतिक जन्म देने वाली पार्टी या नेता
वो JSO चौधरी कुलदीप बिश्नोई। तो अब तो JSO नहीं रही, JSO डिजोल्व हो चुकी है, कुलदीप जी कांग्रेस में विलय हो चुके हैं। वो चलो अपना एक राजनीतिक वो है, उस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अब आप क्या कर रहे हैं? क्या प्रदीप रिटायर्ड हो चुके हैं या फिर कुछ कर रहे हैं? राजनीति में तो लोग 90-90 साल के रिटायर नहीं होते, लोग ही रिटायर करते हैं। जब वो करेंगे तो देख लेंगे भाई। एक्चुअल JSO तब थी जनहित स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो एक विंग होती थी। हमारी पार्टी मर्ज होगी 2016 में, तो उसके बाद अब हमने लास्ट ईयर 23 जनवरी को परसों जो मतलब सेकंड फाउंडेशन डे हम सेलिब्रेट भी करने वाले हैं। तो हमने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से ही जनशक्ति ऑर्गेनाइजेशन के नाम से JSO बनाई है। जनशक्ति वो पहले हमारी थी जनहित स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब ये एक कोई स्टूडेंट विंग नहीं है, जनशक्ति तो मतलब आप ये लगाओ कि जनता की शक्ति। और इसका हमने फर्स्ट मोटिव यही रखा है कि आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में राजनीति करें। हमारे युवा होते हैं, उनमें ना डिफरेंसेस इतने क्रिएट कर देते हैं, इतने ग्रास रूट पे, कि ये तो भाई फलानी पार्टी का, ये उस पार्टी का, ये उस पार्टी का, थ्रू आउट लाइफ उन पर एक स्टैम्प हो जाती है। बट JSO से हम ये चाह रहे हैं कि आप पॉलिटिकल पार्टी में किसी में भी राजनीति करें, लेकिन JSO उसको सपोर्ट करेगी। JSO में मतलब एक बात ये कह सकते हैं कि हम इकट्ठा करने की, एकता बनाने की, अपने लोगों को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि डिवाइड करने की। अब कोई कांग्रेस की स्टूडेंट विंग होगी, कोई लोकदल की स्टूडेंट विंग होगी, कोई भाजपा की स्टूडेंट विंग होगी, उससे वो लोग डिवाइड हो जाते हैं। हमारे ही लोग, जो हमारे 20-30 गाँव हैं, 50 गाँव हैं, 100 गाँव आसपास के, वो लोग इतना ज़्यादा डिफरेंशिएट हो जाते हैं, वो लाइफ में एक दूसरे को कभी गाँव तक में सपोर्ट नहीं देते। तो मतलब जो एक बुरी राजनीति चल रही है, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, जब बड़े जो भाईचारे को, सामाजिक सद्भावना को बिगाड़ देती है, आप उसको सुधारने का काम जी कर रहे बिल्कुल। हो। मैं आपको बताऊं, मैंने फर्स्ट टाइम बताया आपको, हमारा पॉलिटिकली जो स्टार्ट करने का मोटो भी था, वो था अपने लोगों को मजबूत करना। मतलब हमारा ये नहीं था कि मेरे को प्रधान बनना है या इसको ये करना है, इसको वो करना है। हमारे एक JSO के उस समय जिला अध्यक्ष होते थे, वो आज सरपंच बने हुए। और खैर जनहित के तो बहुत लोग MLA भी बने हुए हैं, लेकिन जो मैं JSO की बात करूँगा स्टूडेंट विंग की, बहुत पॉलिटिकल लोग आगे बढ़े हुए हैं JSO से। MC बने हुए हैं नीलो खड़ी में, बबलू उड़शाल, वो JSO के हमारे जिला अध्यक्ष होते थे करनाल के। और जो मैं सरपंच बता रहा हूँ, अजय गढ़ी रोडान के सरपंच बने हुए हैं, वो हमारे जिला अध्यक्ष कुरुक्षेत्र होते थे। ऐसे बहुत लोग मतलब समाज में राजनीति में एस्टेब्लिश हो चुके हैं। तो यही सोच लेकर हम चले हैं। और जो ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स होती है, मैं तो ना फर्स्ट डे से कहता आया हूँ कि ये सिर्फ उन लोगों को नहीं करनी चाहिए कि इसके तो परिवार से राजनीतिक लोग हैं, या इसको भविष्य में राजनीति करनी है। आपको भविष्य में नौकरी करनी है, आपको कहीं प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करनी है, तब भी आप में लीडरशिप होनी चाहिए। आपको गवर्नमेंट जॉब करनी है, तब भी आप में लीडरशिप होनी चाहिए। आप टीचिंग, इतनी टीचिंग एसोसिएशंस बनी रहती हैं, मतलब लीडरशिप डेवलप करने की नर्सरी चाहते हैं। और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से बड़ा मैं तो मानता ही नहीं कि हरियाणा प्रदेश में, इवन ये मैं आपको ना बड़े स्ट्रॉन्गली क्लेम करके बोल सकता हूँ कि वर्ल्ड की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। उसकी आप लोकेशन लगाओ, वहाँ पानी की अवेलेबिलिटी लगाओ, वहाँ के एनवायरनमेंट की अवेलेबिलिटी, फिर धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है जिसकी हिस्ट्री 5000 साल या मतलब हज़ारों हज़ार साल से पुरानी है। तो कुरुक्षेत्र से बड़ा तो ये ऑर्गेनाइज करने का कहीं हो ही नहीं सकता। तो इस वक्त जो आपकी JSO है, वो खासकर जो आपने बात कही कि हमारे समाज के लोग, हमारे जो समाज के नए नेता या आसपास के नए नेता डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे और नेताओं के गिरोह में आ चुके थे, तो किस तरीके से आप उनकी हेल्प करते हैं, कि कितने नेताओं की आप हेल्प कर चुके हैं, थोड़ा सा उसके बारे में अगर समझा पाए। देखो स्पेसिफिकली नाम तो किसी का क्या लेना, आप जानते ही हैं, लेकिन मैं एक बात बड़े उससे कहता हूँ, समाज का मेरा यहाँ मतलब रोड बिरादरी से नहीं है। हमारे बहुत से साथी हैं जो SC भी हैं, बैकवर्ड हैं, और अपर कास्ट से हैं, ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणी हैं, जात धर्म सर। हाँ हाँ। तो ये जो पॉलिटिकल इशू है यहाँ, अपनी कम्युनिटी का इशू नहीं है, रोड बिरादरी का इशू नहीं है सिर्फ, ये पूरे हरियाणा की बात है। और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे साथ पढ़े हैं, जिन्होंने मेरे साथ किया है, वो पूरे हरियाणा से हैं। यादव बेल्ट से बहुत स्ट्रॉन्ग साथी हैं, रोहतक बेल्ट से बहुत स्ट्रॉन्ग साथी हैं, हिसार तो मेरा घर जैसा ही है बिल्कुल, फतेहाबाद है, ये मैंने सिरसा है। एक बारे में प्रश्न, ये मैंने
काफ़ी सुना है कि हिसार में लोग आपको यहाँ से भी ज़्यादा जानते हैं, या यहाँ के मुकाबले भी आपको बहुत लोग हिसार में बहुत जानते हैं, तो ये सच्चाई है? मैं उसका आपको कारण बताता हूँ। एक्चुअली जब मैं 2011 में प्रदेश अध्यक्ष बना 31 मई को, तो 3 जून को चौधरी भजन लाल जी का स्वर्गवास हो गया। उन 4 ही दिन हुए। तो मैं सच बताऊँ, आज तक मैं चौधरी कुलदीप जी को मेरे प्रदेश अध्यक्ष बनने की मिठाई भी नहीं खिलाई। मैं 3-4 दिन का ही ऐसा समय रहा। तो चौधरी साहब के स्वर्गवास होने के बाद ना तुरंत उपचुनाव की बात आ गई। उपचुनाव की बात आ गई तो हमारी ड्यूटी आदमपुर में लगी, और भव्य जी का हमने वेरी फर्स्ट वहाँ प्रोग्राम भी करवाया उस समय 2011 में, उपचुनाव से पहले डोर टू डोर के आदमपुर मंडी को। तो उस समय मेरी टीम की पूरी की टीम ड्यूटी ही आदमपुर डोर टू डोर करने की लगी। एक्चुअल आदमपुर में क्या था कि लोग वोटर बहुत ज़्यादा थे चौधरी साहब के, लेकिन बात था पार्टी सिंबल को रिफ्लेक्ट करना, पार्टी सिंबल हर आदमी के पास पहुँचाना। क्योंकि चौधरी भजन लाल जी ने ज़्यादा चुनाव कांग्रेस के बंदे के चिन्ह पे लड़े जी, तो हजका के लिए सिर्फ एक ही इशू था कि लोग वोट देने के लिए तैयार हैं, वो कोई इशू नहीं है। इशू ये है कि आप उसको साइन पहुंचाने का। तो हमने 2011 में डोर टू डोर 2 बार किया चुनाव, हर घर में चुनाव हो चुका। तो मेरे को ना उस समय सच में कुरुक्षेत्र के थाने स्तर के गाँव का नहीं पता था सारे के आदमपुर के गाँव पता वहाँ लग गया। जाते हैं, क्योंकि वो आपकी कर्म भूमि। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ डाणियाँ बहुत थी, उनका पता लग गया मेरे को। फिर आ गया विधानसभा का उपचुनाव, कुलदीप जी मेंबर पार्लियामेंट बन गए, रेणुका जी ने विधानसभा का उपचुनाव लगा। तो फिर मेरी दोबारा, पहले मेरी रतिया ड्यूटी लगी, 2 उपचुनाव हुए थे मेरे, तो रतिया से दोबारा आदमपुर ड्यूटी लगी, दोबारा फिर मैंने डोर टू डोर आदमपुर किया। तो एक्चुअल मैंने यहाँ अपने यहाँ जनरल समाज में राजनीति करने से पहले आदमपुर 2 बार मैं डोर टू डोर कर चुका था। इसलिए वहाँ लगभग हर गांव में मेरी दोस्ती, मित्रता, जान पहचान लगभग 10-10, 11-11 साल पुरानी है। तो इतना एक्सपीरियंस लेने के बाद, इतना कर्म करने के बाद, संघर्ष करने के बाद, आप वर्तमान की राजनीतिक परिस्थिति को किन आंकलनों पर अपने आप में तोलते हो, और क्या आप समझते हो उसके बारे में थोड़ा भविष्य में मैं कहना चाहता हूँ कि थोड़ा भविष्य आप अपना और आपकी जो सूझबूझ है उसका जाहिर करें। ये तो आप अप्रिशिएशन ज़्यादा दे रहे हो अमन जी। सूझबूझ तो परमात्मा कोई भी कर्म करना शुरू कर दे अपने आप दे देते हैं। और मैं वर्तमान राजनीति की आपको बताता हूँ, अभी तो हमारा फोकस JSO पे ही है, जनशक्ति ऑर्गेनाइजेशन पे। इवन दैट कि हम कांग्रेस ज्वाइन कर गए थे चौधरी कुलदीप जी की लीडरशिप के अंडर 2016 में, बट हम ज़्यादा कांग्रेस मैन बन नहीं पाए, क्योंकि चौधरी साहब को एडजस्टमेंट मिली नहीं पार्टी में एज पर कमिटमेंट, क्योंकि चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी डिजर्विंग है, वो पद उनको मिले नहीं। तो उनकी पूरे हरियाणा में टीम, सिर्फ मेरी अकेले प्रदीप की बात नहीं, पूरे हरियाणा में टीम ऐसे ही, मतलब एक तरीके से लॉकडाउन हमारा 2016 से राजनीति में लगा हुआ, बिल्कुल लगा हुआ है। तो इसी इशू की वजह से चलो हमने JSO भी बनाई, लगे रहते हैं हम समाज सेवा में। 16 के बाद आप ये नहीं कह सकते हमारी मूवमेंट ख़त्म होगी, बिल्कुल किसी न किसी लेवल पे, चाहे वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है या अपने कुरुक्षेत्र के लोगों में है, या मैंने 2014 में जैसे कंटेस्ट तो नहीं कह सकता मैं, उसको एक फॉर्म भरा था विधानसभा का कुंडरी से, तो वहाँ भी मैं जाता रहा, आज भी जाता हूँ मैं, जो मेरे लायक जिससे भी बन पड़ता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि, क्योंकि मेरी जिम्मेवारी तय होगी। कुंडरी मेरा जीवन में कभी इंटरेस्ट नहीं रहा चुनाव लड़ने का, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी बन गई मेरे को वहाँ से फॉर्म, एक काइंड ऑफ फॉर्म सबमिट करवाना पड़ा। अब फॉर्म सबमिट किया तो वो जिम्मेवारी मेरी बनती भी थी, 19 तक इवन मैं जाता गया, क्योंकि वो मेरी जैसे 14 के बाद जिम्मेवारी बनती थी। अब भी जाता रहता हूँ मैं, कुरुक्षेत्र अवेलेबल रहता हूँ हर समय। तो मेरी कोशिश यही है कि अपने लोगों से के टच में ज़्यादा से ज़्यादा रहें, और पार्टी में जैसे ही एडजस्टमेंट चौधरी साहब की होती है या कोई और जिम्मेवारी मिलती है तो वो पूरी करेंगे। नहीं, आप परिस्थितियों को, यानी कि भविष्य में जिस तरीके की राजनीति आज चल रही है, मैं उसका भी आपको बड़ा स्पष्ट बता देता हाँ, हूँ। मतलब कुछ एक पॉजिटिव आप जो संदर्भ देख पा रहे हैं। एक्चुअली मैं अब ना सबसे बोल्ड थिंग अपने लोगों में देखता हूँ अभी। पहले हमारे लोग चुनाव लड़ने से बहुत डरते थे, बापोती समझते थे 2-4 घर हमारे समाज के कि सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए 2-4 घर एलिजिबल है, सिर्फ वो लोग के परिवार तो चुनाव लड़ सकते हैं, बाकी लोग विधानसभा और लोकसभा का चुनाव लड़ने का तो मतलब ही नहीं बनता। और लोगों की, हमारे बहुत ऐसे डिजर्विंग लोग हैं अभी, सिर्फ उन्होंने कोशिश नहीं की। अगर वो कोशिश करते, वो लोकसभा का चुनाव 14 में भी लड़ते, 19 में लड़ते, उन्होंने MP बन जाना था। तो
हमारे वोटर का कसूर नहीं है, हमारे लोगों का कसूर नहीं है, हमारे लीडर्स का बहुत बड़े कसूर है। बहुत उनसे गलतियां हुई हैं इस मामले में कि वो बहुत चुनाव लड़ने के मामले में जीवन में पीछे हटते रहे। अदरवाइज हमारा एमपी बहुत पहले बन जाना था। एक्चुअल जो मैं सोचता हूँ मेरे हिसाब से कम 10 विधानसभा में हमारा डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट चुनाव लड़ने का बनता है। मतलब ये नहीं है कि दूसरे को सपोर्ट करने का बनता है। और 2 पार्लियामेंट में बनता है, फिर करनाल क्षेत्र दोनों पार्लियामेंट में बनता है, और राज्यसभा की लड़ाई लड़ना बनता है। लेकिन हमारे लोगों, चलो जिन लोगों के हाथ में लीडरशिप रही उन्होंने कोशिश नहीं की, लेकिन मैं आपको बड़ी कमिटमेंट करता हूँ कि परमात्मा ने कभी हमें ऐसी कोई जिम्मेवारी दी, हम इस स्थिति तक पहुँचे, अपनी पार्टी में पहुँचे या कहीं भी पहुँचे, हम इस चीज़ से कभी पीछे नहीं हटेंगे। हम ये भी एक फ्यूचर कोई भी बड़े से बड़ा चुनाव लड़ने से पीछे नहीं हटेंगे। ये एक फ्यूचर प्लान या फ्यूचर जो डेस्टिनेशन है वो प्रदीप जी ने बताई है। तो आखिर में मैं चाहूँगा कि आप समाज के युवाओं के लिए खासकर, जो कि मैं हर इंटरव्यू में करता हूँ, एक मैसेज दे दीजिए। मैं मैसेज तो क्या दे सकता हूँ, हमारा युवा तो मैं बहुत ही खुशी होती है मुझे एक्चुअली। मैं लगभग 34 साल का हो गया और मैं अपने से 10-10 साल छोटे लड़के देखता हूँ, वो बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। वो मतलब फॉरेन में इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मैं सरप्राइज होता हूँ कि क्या बात है, मतलब बहुत ज़बरदस्त। ऐसे ही यहाँ लोकल में भी लोग बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी बिजनेस में आप लगा के चलो। हर कुरुक्षेत्र के आसपास के, कुरुक्षेत्र के जहाँ भी रोड डोमिनेंट एरिया है, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल मंडियों में देखता हूँ तो हमारे लोगों ने बहुत बड़े बड़े व्यापार कर रखे हैं। किसी भी सिटी की फाइनेंशियल जो कैपिटल होती है वो मंडियाँ होती हैं, वहाँ हमारे लोगों के बहुत बड़े बड़े व्यापार हैं। तो मतलब हमारे लोग बिजनेस में बहुत आगे चले गए हैं। फ़ॉरेन में बहुत लोगों ने बहुत बड़ा विकास किया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो यही चीज़ मैं ये भी कहता हूँ कि ऑर्गेनाइज्ड भी हमें रहना चाहिए। जैसे अगर हम आज एग्जांपल एक पंजाबी कम्युनिटी का लें, इनका सिर्फ और सिर्फ हमारे 70-75 साल का हिस्ट्री है यहाँ पर। आगे अगर हम अपने एरिया की बात करें, एक्चुअली मैं उसको पाकिस्तान नहीं मानता, वो इंडिया ही था और ये इंडियन ही है। और मतलब आप ये देखो, आप तो परमात्मा ने यहाँ भेज रखा आपको, ये अपनी मर्जी से हमारे यहाँ आए। हाँ जी, तो मैं इनको बेटर मानता हूँ इस चीज़ में। और पाकिस्तान तो क्या था, वो भी हमारा ही देश भारत था, और इन्होंने अपना डिसीजन लिया यहाँ आने का। यहाँ आने के बाद ये इतने ऑर्गेनाइज्ड रहे, चाहे कोई भी यूनियन थी, इन्होंने बहुत छोटी छोटी यूनियनें बनाई हर कमेटी में, हर गांव शहर में। मतलब इन्होंने बहुत ज़बरदस्त एक दूसरे का साथ देने का काम किया, यूनियनें बनाई, छोटी से छोटी यूनियन के प्रधान बने, चाहे वो रिक्शा चलाने की यूनियन है, ऑटो रिक्शा चलाने की यूनियन है, मंडियों के प्रधान बने, राइस मिल के प्रधान बने। आज कमेटियों के आप लगा के चलो, अमृतसर से शुरू करके दिल्ली तक हर कमेटी का प्रधान आपको पंजाबी कम्युनिटी का मिलेगा। लगभग हर शहर का एमएलए आपको पंजाबी मिलेगा। और उसका परिणाम है, वो कोई अकेले मनोहर लाल खट्टर जी की मेहनत नहीं है कि वो चीफ मिनिस्टर बने, और उनकी तो मैं मानता हूँ कि मेहनत है भी नहीं है। वो तो पॉलिटिकली मेहनत करते भी नहीं थे, चलो संगठन की करते थे। तो इनके पूरे समाज की मेहनत है कि आज इनका चीफ मिनिस्टर बना हुआ है। तो अगर पूरा समाज मेहनत करता है तो किसी भी समाज का, बिश्नोई समाज ने पूरे समाज ने मेहनत की, चौधरी भजन लाल जी चीफ मिनिस्टर बने। जाट कम्युनिटी, पूरी कम्युनिटी मेहनत करती है, वो एमएलए बनाने के लिए वोट नहीं देते, वो चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए वोट देते हैं। तो यादव बड़े लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं। इंद्रजीत जी के सपोर्ट करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है कि वो चीफ मिनिस्टरशिप की लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे ज़िंदगी में बढ़ नहीं पाए कभी। तो मतलब मेरा कहने का आपको ये है, चाहे वो उत्तर प्रदेश का एग्जांपल लें, सबकी एक स्ट्रेंथ होती है। मुलायम यादव परिवार की है, बिहार तो में मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ऑर्गेनाइज। हाँ बिल्कुल। मतलब बात ये नहीं है कि आपको सीएम बनना है इसीलिए ऑर्गेनाइज होना, आपको समाज में आगे बढ़ना है, उसके लिए ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो कोई भी चीज़ है, संगठित होकर। हाँ। और वो किसी एक को बेनिफिट नहीं देती, वो सबको बेनिफिट देती है। वही कहते हैं ना कि लकड़ी का एक वो तो तोड़ लिया जाता है, लकड़ी का गट्ठा बिल्कुल। उसको